नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। केदारनाथ धाम की 15 दिन की यात्रा में 13 दिन बर्फबारी। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में 40 दुकानें खाली करने के आदेश। राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलौनी का निधन। सीएम हेल्पलाइन पर कभी भी कर सकते हैं शिकायत। हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए हरीश और हरक में जंग तेज। देहरादून पर फार्मासिस्ट के बायोमेट्रिक हाजिरी जरूरी। उत्तराखंड I-25 के लिए उप सचिव को दी गई जिम्मेदारी। आयुर्वेद क्षेत्र में निवेश पर ज्यादा प्रोत्साहन। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में शिक्षा विभाग के 2 क्लर्क। मौसम बदलते ही बड़ी यात्रियों की संख्या। उत्तरकाशी में पीआरडी जवानों ने की विभाग के खिलाफ नारेबाजी। पौड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा। उत्तराखंड में 1.5 साल में तैयार हो जाएंगे 63 नगरों की महायोजना। राज्य कर विभाग को तबादला एक्ट से बाहर रखा। सेना की भर्ती के फर्जीवाड़े में चार्जशीट दाखिल की। एम्स ऋषिकेश में अब होगा गुर्दा प्रत्यारोपण। अल्मोड़ा दुग्ध संघ बहाली का आदेश नहीं पहुंचा, बैरंग लौटे अध्यक्ष। बागेश्वर ऊर्जा निगम के ईई का वेतन रोका। एसटीएस हल्द्वानी हड्डी रोगियों का ऑपरेशन बना आफत। नमस्कार, न्यूज विस्तार में। केदारनाथ धाम में बर्फबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। धाम के कपाट खोलने में 15 दिन हो चुके हैं, जिसमें केवल 2 दिन ऐसे रहे जब बर्फबारी नहीं हुई। मंगलवार शाम भी केदारनाथ में बर्फबारी हुई, जबकि सोमवार देर रात 3 बजे तक धाम में बर्फबारी हुई। इस दौरान यात्रियों के टेंटों में आधा फीट तक बर्फ जमा हुआ। केदार में तैनात पुलिस कर्मियों ने मौसम की परवाह किए बिना बर्फ हटाकर टेंटों को टूटने से बचाया। केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल को खुले थे, तब से मंगलवार तक केवल 2 दिन ऐसे रहे जब धाम में बर्फबारी नहीं हुई। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि केदारनाथ धाम में कब बर्फबारी हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन मई माह में लगातार बर्फबारी कमी देखी गई है। धाम में कड़ाके की सर्दी को देखते हुए प्रशासन, पुलिस व बीकेटीसी ने मंदिर परिसर के साथ ही अन्य जगहों पर अलाव की व्यवस्था की है। केदारनाथ धाम में खराब मौसम बर्फबारी के चलते मंगलवार को सोनप्रयाग से दोपहर 1 बजे बाद यात्रियों को केदारनाथ नहीं भेजा गया। करीब 5000 यात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोक दिया गया। देहरादून सीएम हेल्पलाइन 1905 पर जरूरतमंद लोग अब 24 घंटे में कभी भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन के नए प्रारूप का शुभारंभ किया। नई वर्जन में 1905 नंबर डायल करने के साथ ही वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग फीचर की भी सुविधा दी गई है। सीएम ने कहा कि विभाग की सुविधा की माह में 2 बार समीक्षा करें, साथ ही वो खुद भी हर माह के अंतिम सप्ताह में इनकी समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी अपने स्तर पर ही समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। जो समस्या तहसील स्तर पर हल हो सकते हैं, उनके लिए लोग डीएम तक जाने को मजबूर न हो। भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 को भी सशक्त बनाया गया। बैठक में एसीएस राधा रतोड़ी, आनेवर्धन प्रमुख सचिव एल फैनई, डीजीपी अशोक कुमार, विशेष प्रमुख सचिव अभिनय कुमार, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, दिलीप जवलकर, शैलेश बेगोली, एएस हयांकी, डॉक्टर पंकज पांडे, बीआरसी पुरुषोत्तम, निर्देशक आईटीडीए नितिन खंडेलवाल प्रमुख रूप से उपस्थित रही। उत्तराखंड के मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्टों को अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी होगी। औषधि नियंत्रण विभाग ने कई मेडिकल स्टोर बिना फार्मासिस्टों के संचालित होने की शिकायत मिलने के बाद इस संबंध में आदेश जारी किया। औषधि विभाग के नियमों के अनुसार राज्य में कोई दवा स्टोर बिना फार्मासिस्ट के संचालित नहीं हो सकता। इसके बावजूद बड़ी संख्या में मेडिकल स्टोर किराए के लाइसेंस पर चल रहे हैं। इसे देखते विभाग ने मेडिकल स्टोर में बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए मशीन लगाना अनिवार्य कर दिया, जिसमें फार्मासिस्ट के लिए 2 बार हाजिरी दर्ज करना अनिवार्य किया गया। राज्य औषधि नियंत्रक ताजबर जग्गी के निर्देश में वरिष्ठ औषधि निरीक्षक नीरज कुमार ने इस आदेश बारे में आदेश जारी किए। देहरादून राज्य सरकार ने उत्तराखंड 25 को प्रभावी बनाने के लिए उप सचिवों को भी जिलों में योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण और 23 विभिन्न विभागों की योजनाओं की हकीकत जानने के लिए नामित किया है। मंगलवार को सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी किया। उप सचिवों की टीम मौके पर जाकर तय फॉर्मेट में अपनी रिपोर्ट देंगे। प्रत्येक 3 माह के भीतर वे जिलों में जाएंगे और रैंडम के आधार पर योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसी माह से यह दौरा शुरू हो जाएगा। उप सचिव विजय कुमार व धीरेन्द्र सिंह को हरिद्वार और पौड़ी, विवेक जैन को और हीरा बछेड़ा को देहरादून, उत्तरकाशी देवेंद्र सिंह चौहान और महावीर परमार को टिहरी, रुद्रप्रयाग को चमोली, शिवशंकर मिश्रा और व्योमकेश दुबे यूएस नगर, चंपावत जबकि रंजन
श्रीवास्तव, मुकेश राय, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिला आवंटित किया गया है। सचिव सुंदरम ने बताया कि तीनों योजनाओं की गुणवत्ता, आमजन पर इनका असर, लाभार्थियों को प्राप्त लाभ की स्थिति, रोजगार सृजन की संभावनाओं के साथ ही योजनाओं को सतत स्थिति का भी आकलन करेंगे। विदित है कि सरकार ने जिलों में प्रभावी सचिवों की तैनाती की व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत अपर मुख्य सचिव से लेकर सचिव रैंक के अफसरों भी जिलों में प्रवास की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। उत्तराखंड में आयुर्वेद और वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई आयुष पॉलिसी तैयार कर ली है, जिसके तहत आयुष के क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाई जा रही है। राज्य सरकार ने 2018 में आयुष पॉलिसी तैयार कर क्षेत्र में निवेश के द्वार खोले थे। इन्वेस्टर समिट के दौरान इस पॉलिसी का बड़ी संख्या में निवेशकों को लाभ मिला और कई बड़े वेलनेस सेंटर राज्य में खुल पाए। 5 साल के लिए तैयार की गई इस पॉलिसी निवेश को प्रोत्साहन मिला, लेकिन अब इस साल आयुष पॉलिसी की मियाद पूरी हो रही है। इसे देखते हुए अब आयुष विभाग नई पॉलिसी पर काम शुरू कर रहा है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नई आयुष पॉलिसी के ड्राफ्ट को तैयार करने का काम शुरू किया गया। इस पॉलिसी में वेलनेस, योग और आयुष से जुड़ी सभी गतिविधियों को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही मेडिसिन प्लांट के उत्पादन और विपणन पर भी फोकस किया जाएगा। आयुष विभाग के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि नई आयुष पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और आज इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए प्रस्ताव में कई सुझाव शामिल किए जा रहे हैं। राज्य की मौजूदा आयुष पॉलिसी के तहत यदि कोई निवेशक राज्य में आयुष के क्षेत्र में निवेश करता है तो उसे MSME पॉलिसी में मिलने वाली कैपिटल सब्सिडी से अधिक सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। विभाग की ओर से अलग अलग तरह के निवेश पर इसके लिए 10% तक अतिरिक्त प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। सूत्रों के अनुसार इस बार पॉलिसी को और अधिक आकर्षक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आयुष के क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जा सके। पौड़ी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में शिक्षा विभाग ने 2 युवकों को निलंबित कर दिया, 2 लिपिकों को निलंबित कर दिया, जिससे एक लिपिक को BEO दफ्तर पाबो से और दूसरे को DEO बेसिक दफ्तर पौड़ी से अटैच कर विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों की लिपिक मृतक आश्रित है, कोटे से नौकरी में लगे थे। दोनों ही लिपिकों के निलंबन की पुष्टि AD बेसिक गढ़वाल मंडल ने की। बताया कि प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि वित्तीय अनियमितताएं तब हुई जब ये अपने मूल विद्यालय से ट्रांसफर हो गए थे। अपर निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा गढ़वाल मंडल BS रावत ने बताया कि एक लिपिक मंडल स्तर से तो दूसरी लिपिक को मुख्यालय स्तर से नियमित किया गया है। मंडल स्तर पर इस मामले की जांच विस्तृत जांच BEO पाबो के साथ ही सहायक वित्त अधिकारी को सौंपी गई। AD बेसिक BS रावत के मुताबिक मामला 2021 का प्रारंभिक जांच में पाया गया कि दोनों लिपिक जब पाबो के GIC चंपेश्वर में तैनात थे तब उन्होंने अपने पिता के इंश्योरेंस के आड़ में वह वेतन भी निकाल दिया जो पहले ही निकल चुका था। इस मामले की प्रारंभिक जांच BEO पाबो ने की, जिसमें प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई है, जिसके बाद लिपिक मनीष को AD बेसिक शिक्षा गढ़वाल मंडल ने दूसरे लिपिक दीपक को AD बेसिक मुख्यालय ने निलंबित कर दिया। AD बेसिक रावत ने बताया कि मनीष को BEO दफ्तर पाबो से जबकि दीपक को DEO बेसिक के दफ्तर से अटैच कर दिया गया है। मंडल स्तर पर सहायक वित्त अधिकारी और BEO पाबो को शामिल करते हुए अब विस्तृत जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। श्रीनगर श्रीकोट गंगा नाली में 2 दिन पूर्व हुए नयन सिंह रावत हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि शेष आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। इसी मामले में मृतक की पत्नी पुष्पा रावत की ओर से 5 नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति को आरोपी बनाया गया। श्रीकोट गंगा नाली में रविवार को नयन सिंह रावत का शव कमरे के अंदर बेड में पड़ा हुआ मिला। मृतक की पत्नी पुष्पा रावत की ओर से हत्या का मामला बताते हुए कोतवाली श्रीनगर में तहरीर दी गई। तहरीर में उन्होंने ललित मोहन जोशी, विक्रम भंडारी, रॉबिन ध्यानी, सोनू धीमान एवं राजू पंत सहित एक अज्ञात व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया। तहरीर के आधार पुलिस ने इस मामले में सोमवार को IPC की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया। मंगलवार को पुलिस ने 3 आरोपियों में विक्रम सिंह भंडारी 29, ललित मोहन जोशी 42 और रॉबिन ध्यानी 34 तीनों निवासी श्रीकोट गंगा नाली को गिरफ्तार किया। कोतवाली निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। ऋषिकेश चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार तीर्थ नगरी ऋषिकेश से मंगलवार संयुक्त यात्रा रोटेशन व्यवस्था समिति की 78 बसों में से करीब 2489 तीर्थयात्री आस्था पथ की ओर रवाना हुए। सर्वाधिक 2048 श्रद्धालु 64 बसों से चारधाम यात्रा पर गए। मंगलवार को यात्री पंजीकरण और ट्रांजिट कैंपों में तीर्थयात्रियों की रौनक नजर आई। यात्री पंजीकरण केंद्र के काउंटरों के सामने कतार में खड़े तीर्थयात्री अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। लगातार मौसम के साफ रहने से तीर्थयात्रियों की आमद बढ़ने लगी। मंगलवार को दोपहर में पंजीकरण काउंटर के सामने तीर्थयात्री फोटो पंजीकरण के लिए नजर आए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से आए अधिकांश तीर्थयात्री पंजीकरण के बाद संयुक्त यात्रा रोटेशन व्यवस्था समिति की बसों और निजी वाहनों से चारधाम यात्रा के रवाना होते रहे। संयुक्त यात्रा रोटेशन व्यवस्था समिति के प्रभारी नवीन तिवारी ने बताया कि मंगलवार को 64 बसों में 2048 तीर्थयात्री चारधाम, एक धाम 7 बसों में से 226 जबकि 215 यात्री 2 धाम 7 बसों से रवाना हुए हैं। उत्तरकाशी जिला युवा कल्याण
अपराध विभाग एक बार फिर से पीआरडी जवानों की नियुक्ति को लेकर सवालों के घेरे में। विकास खंड पुरोला के प्रशिक्षित पीआरडी जवानों ने यात्रा काल में अप्रशिक्षित जवानों की नियुक्ति पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रशिक्षुओं ने तहसीलदार के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित कर चहेतों की नियुक्ति देने का आरोप लगाते हुए नियमानुसार नियुक्ति की मांग रखी है। मंगलवार को पुरोला क्षेत्र के प्रशिक्षित पीआरडी जवानों ने तहसील परिसर में एकत्रित होकर युवा कल्याण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रभारी तहसीलदार रविंद्र सिंह जायसवाल के माध्यम से डीएम को ज्ञापन प्रेषित कर आरोप लगाए गए। युवा कल्याण विभाग की ओर से कुछ दिन पूर्व यातायात में पीआरडी के माध्यम से जवानों की नियुक्ति की गई, जिसमें नियमों को ताक पर रखकर अपने चाहते प्रशिक्षित लोगों को नियुक्तियां दी गई और जो सरासर बेरोजगार प्रशिक्षित जवानों के साथ अन्याय है। जिलाध्यक्ष किशन सिंह रावत, ब्लॉक अध्यक्ष रोशन लाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि युवा कल्याण विभाग में अधिकारी नियमों की अनदेखी कर चाहते प्रशिक्षकों को मनमर्जी मुताबिक नियुक्तियां कर रहे हैं। जनपद में हाल ही में जो नियुक्तियां यात्राकाल ड्यूटी के लिए की गई वो नियम विरुद्ध है। कहा कि प्रशिक्षित जवानों को हर परिस्थिति में कार्य करने का अनुभव है, जो कि यातायात जैसी संवेदनशील ड्यूटी को वर्षों से करते आए हैं, लेकिन विभाग अपनी मनमर्जी से नियुक्तियां कर रहा है। जिलाधिकारी ने मामले में कई कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में जयदेव चौहान, संगीता, अरविंद, अनिल, उमेश कृष्ण, पीआरडी आदि जवान उपस्थित रहे। पौड़ी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्तों को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ विभिन्न धाराओं में अलग अलग राशि तय करते हुए कुल 58,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाए। कोर्ट ने अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त 1 साल 4 माह का कारावास भुगतने के आदेश जारी किए। साथ ही कोर्ट ने प्रतिकार के रूप में पीड़िता को 2-2 लाख रुपये देने के भी आदेश दिए हैं। मामला सतपुरी तहसील में साल 2020 का विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो विजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 25 दिसंबर 2020 को नाबालिग के मां ने मामले में तहरीर दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी 13 सितंबर 2020 को बिना बताए कहीं चली गई। पहले तो परिजनों ने नाबालिग की खोज की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। तहरीर में नाबालिग की मां ने अभियुक्त पर बेटी को बहला फुसलाकर उसे भगाकर ले जाने का अंदेशा जाहिर किया। नाबालिग की मां की तहरीर में मुकदमा दर्ज किया। बताया गया विवेचना के दौरान 9 अक्टूबर 2020 को नाबालिग के अभियुक्त के कब्जे से पुलिस को हिमाचल प्रदेश से बरामद हुई। नाबालिग ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में बताया कि अभियुक्त घटना के दिन उसके गांव आया और शादी का झांसा देकर जबरदस्ती उसे हिमाचल ले गया, जहां उसने नाबालिग को किराए के घर में पत्नी के रूप में रखा। नाबालिग के बयानों के आधार पर मामलों में पॉक्सो एक्ट की वृद्धि कर दी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए। बचाव और अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो आशीष नैथानी की अदालत ने अभियुक्त दोष सिद्ध करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। देहरादून राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने राज्य कर विभाग को तबादला एक्ट से बाहर कर पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि तबादला एक्ट की वजह से विभाग में कर्मचारियों के तबादलों की प्रक्रिया पटरी से उतर गई है। राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को सचिव वित्त को ज्ञापन भेजकर विभाग को तबादला एक्ट से बाहर करने का आदेश दिया। अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि विभाग का कोई भी संभागीय मंडल कार्यालय दुर्गम में नहीं है, जिस वजह से कर्मचारियों को दुर्गम ट्रांसफर की समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने विभाग से तबादलों के लिए तय की पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करने की मांग उठाई। संघ के कहा कि पूर्व में एक कर्मचारी सेक्टर कार्यालय में अधिकतम 5 साल और प्रशासनिक कार्यालय में अधिकतम 3 साल की सेवा कर सकता था, जिसके बाद कर्मचारी का स्वतः ही तबादला हो जाता। लेकिन अब सुगम और दुर्गम की व्यवस्था की वजह से तबादले की प्रक्रिया अटक गई है, जबकि इसका सीधा प्रभाव कर्मचारियों के प्रमोशन पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सीधा असर कर्मचारियों के कामकाज पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा वर्ष 2022-23 में विभाग में तबादला सत्र शून्य होने से भी परेशानी खड़ी हुई और एक भी जरूरतमंद कर्मचारी का तबादला नहीं हुआ है। इसके साथ ही एसोसिएशन ने मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को 50% कोटे के तहत राज्य कर अधिकारियों के पदों पर प्रमोशन की प्रक्रिया भी देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि राज्य आदेश के बावजूद इस प्रक्रिया को समय से पूरा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए नियमावली में बदलाव की मांग की। ज्ञापन भेजने वालों में प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी, महामंत्री लोकेश चंद जखमोला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह, कैलाशचंद जोशी, शेखर सिंह आदि शामिल रहे। हल्द्वानी उत्तराखंड के 63 महानगरों की महायोजना 1.5 साल से बनकर तैयार हो जाएगी, जिसके लिए नियोजन विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसके लिए नोएडा, मेरठ, भोपाल और दिल्ली की एजेंसी को मास्टर प्लान तैयार करने का काम किया गया। चारों एजेंसी को 18 माह के भीतर पूरा कार्य करने के निर्देश दिए गए। प्रदेश के सभी नगर निकाय क्षेत्रों के लिए महायोजना तैयार करने के शासन के निर्देश के बाद नियोजन विभाग ने कवायद तेज कर दी। पूरे प्रदेश को 7 क्लस्टर में बांटा है। एक क्लस्टर में 8 से 10 नगरों को शामिल किया गया। 4 क्लस्टर का कार्य IEPL नोएडा को मिला। 2 क्लस्टर का कार्य टेक मैक इंटरनेशनल मेरठ को मिला। चंपावत पिथौरागढ़ जिले में शामिल क्लस्टर के नगरों का कार्य स्कूल ऑफ लर्निंग एंड आर्किटेक्ट SPA भोपाल को, SPA दिल्ली को सौंपा गया। SPA भोपाल और दिल्ली में सर्वे कार्य शुरू भी कर दिया। प्रदेश के 63 महानगरों में से महा योजना का कार्य पूरा करने के बाद उसे विकास प्राधिकरण से मंजूरी दी जाएगी। प्राधिकरण से मंजूरी के बाद प्रदेश के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में नियोजन विभाग के नियम लागू होंगे, जिसके
तहत आवासीय कॉलोनियों, अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नियमों के तहत सड़कों की चौड़ाई, ग्रीन क्षेत्र विकसित करने की बाध्यता भी लागू होगी।